और मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल्स काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं जो अपने घर वालों को इन्फॉर्म ही नहीं करते हैं कि वो थेरेपी लेने के लिए आए हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली वालों को पता चला कि तुम एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, तुमको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो तुम वीक क्या लड़कियों की तरह, अगर वो कुछ कहना भी चाहता है, एक्सप्रेस भी करना चाहता है, क्या ये तुमने लड़कियों की तरह चुगलियां करना शुरू कर दिया है, या इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा फील करने की क्या जरूरत है, ऐसा कह के उसको शट अप कर दिया जाता है। मेल्स बहुत ज्यादा पैसिव नहीं होते हैं, वो एग्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन के साथ। वाइफ पर बात बे बात पर चिल्ला जाना, घर में जो सोशल कमिटमेंट्स होते हैं उनको निग्लेक्ट करना कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, जो एक्टिविटीज थी उनको इतना एंजॉय नहीं करना, कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्सक्यूज देना कि मैं वर्क से ओवरबर्डन हूँ, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भी अवॉइड करना। टैबू इतना है, स्टिग्मा अभी भी है, जैसे आप बोल रहे थे कि मर्द को दर्द नहीं होता, या क्या लड़कियों की तरह कंप्लेंट्स करने बैठ गए हो, क्यों रो रहे हो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, ये क्या नाटक लगा रखा है, जैसे डायलॉग्स ना उनके दिमाग में बचपन से ही फीड कर दिए जाते हैं। फीमेल्स आसानी से रो भी लेती हैं, शेयर भी कर लेती हैं, और एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, और उनको लेबलिंग भी की जाती है कि तो कमजोर है, इसको हेल्प की जरूरत है। उस पर्सन के लिए जो आपके लिए छोटी बात है, उसके लिए वो बड़ी बात हो सकती है। उसे फुली एक्सप्रेस करने दें, क्योंकि अगर आपने उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक करा तो उसका माइंड तुरंत एक लर्निंग ले लेगा कि ये मेरे लिए एक्सप्रेस करना एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है, यहाँ मुझे जज किया जा रहा है। खराब फाइनेंशियल डिसीजंस, वाइफ का इस तरीके से ब्लेम शेम करना, एंड उधर दूसरे रिलेशनशिप में चीट होना, इधर अल्कोहल स्मोकिंग सब शुरू होना, उनकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ती चली गई, एंड उनको ना ग्रेजुअली हेलिसिनेशंस होने लग गए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मेल है तो वो चिल्लाएगा ही या गालियां ही देगा या लड़ता फिरेगा सबसे। वो ऐसे भी जोन में चले जाते हैं, पैसिवली साइलेंटली अपने एग्रेशन को शो करने लग जाते हैं। इसको बेसिकली इतना एड्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि जब तक मेल चिल्लाए ना तब तक उसकी डोमिनेंस हमें झलकती नहीं है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका ब्रेन गट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत इंट्रूसिव थॉट आएंगे। और जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, हमारे गट का एक अलग इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम है, उसके पास भी इतने सारे न्यूरॉन्स है, उसकी अपनी अलग इंटेलिजेंस है। अगर आपने उसे भी फूड से बिगाड़ दिया, एक्सरसाइज नहीं करी, फूड कभी भी खाकर सो रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस बिगड़ेगी ना, तो वो इस वाले ब्रेन को इतना नाच नचाएगा, इतना नाच नचाएगा। तो फैमिली का सपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फैमिली वाले समझें कि आज कोई दूसरा पर्सन सफर कर रहा है, उसकी जगह कल को आप भी हो सकते हैं, तो एम्पैथाइज करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से निभानी है। किसी को ब्लेम शेम नहीं करना है, वीक नहीं बताना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर इंसान ने अपने लेवल की फाइट की होती है। This is the mother of podcasts. इंडिया में 33% in men are suffering from depression and I have seen depression very up close. मेरे फादर को डिप्रेशन था और मैंने 3 साल तक उनको घर से बाहर, मतलब वो घर से बाहर ही नहीं निकले 3 साल तक। फिजिकल इश्यूज भी थे पर डिप्रेशन भी था। और उस टाइम पे आई वॉज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड और मुझे बहुत हेल्पलेस फील होता था, मेरी फैमिली को भी, बिकॉज इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और जो ऐसे फ्रेजेस हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं हैं, इस वजह से ये जो क्राइसिस है, एक साइलेंट क्राइसिस बोल रहे हैं इसको, मेन मेंटल हेल्थ या मेन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ये क्राइसिस बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर काशिका जैन। शी इज़ अ रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट एंड अ लाइफ कोच। शी वेयर्स मैनी हैट, वो आपको बताएंगे कि वो क्या क्या करती हैं, लोगों की हेल्प कैसे करती हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैम, ये एक साइलेंट क्राइसिस है जिससे सोसाइटी सफ़र कर रही है। सुसाइड केसेस आर ऑन द राइज इन इंडिया। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से हर 4 मिनट में एक इंडियन मर्द सुसाइड कर रहा है। तो ये जो कैपिटल ऑफ सुसाइड का टैग है, या ये जो ट्रॉमा है कि लड़के रोते नहीं हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो ऐसा आपको फील होता है कि ये जो सब हो रहा है उसकी वजह से है? देखिए क्या है कि आज हम मेल्स पर फोकस करके बात कर रहे हैं, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेल्स काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं जो अपने घर वालों को इन्फॉर्म ही नहीं करते हैं कि वो थेरेपी लेने के लिए आए हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली वालों को पता चला कि तुम एक थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, तुमको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो तुम वीक हो।
तो मोस्टली मेल्स अपनी वाइफ के साथ, सिस्टर के साथ, पेरेंट्स के साथ नहीं आते हैं, वो अकेले आते हैं। लेकिन अगर उन्हें अपने किसी फैमिली मेंबर के बारे में कंसल्ट करना हो तो डेफिनेटली मेल फिगर कोई ना कोई आते ही है। लेकिन अगर उन्हें पर्सनली अपने बारे में कंसल्ट करना है, तो क्योंकि टैबू इतना है, स्टिग्मा अभी भी है, जैसे आप बोल रहे थे कि मर्द को दर्द नहीं होता, या क्या लड़कियों की तरह कंप्लेंट्स करने बैठ गए हो, क्यों रो रहे हो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, ये क्या नाटक लगा रखा है, जैसे डायलॉग्स ना उनके दिमाग में बचपन से ही फीड कर दिए जाते हैं। तो मेल्स के साथ बहुत सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं, जैसे कि फीमेल्स के साथ भी होते हैं। उनके भी कुछ लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस है, उनको भी ट्रॉमा होता है, उनको भी स्ट्रेस होता है, उनको भी ओवरवेलमिंग फील होता है। सब कुछ जो फीमेल्स को इमोशंस प्रोसेस होते हैं, वैसे ही मेल्स को भी होते हैं। बट डिफरेंस क्या है? एक्सेप्टेंस की। फीमेल्स के लिए इजी है एक्सेप्टेंस, क्योंकि फीमेल्स को शुरुआत से ही थोड़ा सा एक वल्नरेबल, एक वीक पोजीशन में देखा जाता है, उसको प्रोग्राम किया जाता है। तो फीमेल्स आसानी से रो भी लेती हैं, शेयर भी कर लेती हैं, और एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, और उनको लेबलिंग भी की जाती है कि तो कमजोर है, इसको हेल्प की जरूरत है। पर जब मेल की बारी आती है, तो वहां पर उसको लेबल किया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है। क्या लड़कियों की तरह अगर वो कुछ कहना भी चाहता है, एक्सप्रेस भी करना चाहता है, क्या ये तुमने लड़कियों की तरह चुगलियां करना शुरू कर दिया है, या इतनी छोटी सी बात पे इतना ज्यादा फील करने की क्या जरूरत है, ऐसा कह के उसको शट अप कर दिया जाता है, उसके मुंह पर टेप लगा दिया जाता है। तो वो पर्सन शेम की वजह से, कि कोई मुझे वीक ना समझ ले, उसको फियर होता है कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे बहुत वीक समझेगा, इसलिए वो ना एक फेक अपनी बोल्डनेस को, एक फेक कॉन्फिडेंस के साथ, एक फेक पर्सोना के साथ अपने स्ट्रेस को बियर करता जाता है, ओवरवेलम फील करता जाता है, और कभी टायर्डनेस के नाम पर छुपाता है, कभी ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा है इस नाम पर छुपाता है, और वो छुपाता ही रहता है, क्योंकि ये नॉर्मलाइज नहीं किया गया। यहाँ पर पेरेंटिंग का फॉल्ट है, और ये एक जनरलाइज्ड पेरेंटिंग पैटर्न है, जिसमें सबने अपने बच्चों को, खासतौर से लड़कों को, इसी तरीके से बड़ा किया है। यही बिलीव दिया है कि मेल्स ना बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और उनको इमोशनल एक्सप्रेशन की फ्रीडम फैमिली ने ही छीन लिया, और सोसाइटी में एक ट्रेंड चल गया है, तो फिर सारे के सारे ट्रेंड को तो फॉलो करते ही हैं। तो वहां पर क्या होता है कि वो अपनी इमोशनल बैटल खुद अकेले लड़ते रहते हैं, बहुत साइलेंट बैटल उनकी होती है। और अगर वो अवेयर होते हैं इस बारे में, तो वो बहुत ही साइलेंटली, गुपचुप तरीके से किसी से हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो उसको इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते। जैसे मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक मेल आया, 39 ईयर्स उनकी एज थी, और उनको बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जब मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे बातचीत की, सब चीजें, उनके इश्यूज को हमने एड्रेस करना स्टार्ट किया, उन्होंने बोला, मैम ये जो आप शीट्स दे रहे हो ना, फोल्डर दे रहे हो ना, सॉरी ये मैं घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर ये फोल्डर किसी ने घर पे देख लिया, तो उनको पता चल जाएगा कि मैं आपसे मिलने के लिए आया था। आप ना एक काम करो, मेरे को ना ओरली समझा दो सब चीजें। तो उनसे हमने बोला कि आप अपनी मेल पर ले लीजिए, व्हाट्सएप पर ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि किसी को भी पता चले। तो भले ही थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए, क्योंकि जैसे हम एक सीबीटी थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो उसकी हम्म। कुछ शीट्स होती हैं जो प्रैक्टिस देते हैं, कि आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ले जाने से बिल्कुल मना कर दिया कि आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख के मत दीजिए, मुझे कोई शीट इशू मत कीजिए, आप मुझे बस आप बता दीजिए, टॉक थेरेपी के जरिए आप मुझे कॉन्सेप्ट बताइए, आपकी बातें मेरे दिमाग में जा रही हैं। आप ये देखिए, एक पर्सन थेरेपी में जो उसको सिखाया जा रहा है, उसकी शीट्स रेफरेंस के लिए भी अपने घर नहीं ले जा रहा है, क्योंकि उसको यह है कि अगर किसी को पता चल गया, तो इस बात का एक वो बनेगा कि क्या हो गया, ऐसे इतनी बड़ी बात क्या हो गई है। तो आज भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। कुछ मेल्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको एक्सेप्टेंस है, और वो ओपन है। जैसे मेरे क्लाइंट ने खुद अपने फेसबुक पे शेयर किया कि मुझे एंजाइटी इश्यूज है, और मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, और मुझे थेरेपी से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो उन्होंने बकायदा अपना वो फेसबुक पोस्ट किया, और हमको भी टैग किया उसमें उन्होंने, कि देखो मैं ना नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, इट्स ओके कि हम भी एंशियस फील कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके के ग्रुप्स हैं, बट ये वाले जिनमें एक्सेप्टेंस है एंड एक्सप्रेसिवनेस है, वो बहुत कम है। और अभी भी वो वाले ज्यादा हैं जहां पर इस चीज को बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है, और उनको इमोशंस को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं दिया जाता, बल्कि उनको तरह तरह से और फियर ड्रिवन कर दिया जाता है, जिससे कि वो डिनायल में रहें, और डिनायल में रहें, सप्रेस करते रहें, और वो सप्रेशन या तो उनके एग्रेशन में कन्वर्ट होता है। क्योंकि मेल्स बहुत ज्यादा पैसिव नहीं होते हैं,
वो एग्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन के साथ। वाइफ पर बात बे बात पर चिल्ला जाना, घर में जो सोशल कमिटमेंट्स होते हैं उनको निग्लेक्ट करना कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, जो एक्टिविटीज थी उनको इतना एंजॉय नहीं करना, मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्सक्यूज देना कि मैं वर्क से ओवरबर्डन हूँ, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भी अवॉइड करना। तो इनिशियली ऐसा रिफ्लेक्ट भी होता है, बट इन क्लूज को कोई समझ नहीं पाता। कभी मेल्स की एरोगेंस को समझ लेते हैं इसको, या कभी समझ लेते हैं कि सच में इतना बिजी है, इसके शोल्डर्स पे इतना बर्डन है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल। बट कोई अंदर झांकने की कोशिश नहीं करता मेल्स के, ये पर्सन कुछ तो सफर कर रहा है, वरना किसका मन नहीं करता कहीं आने जाने का, किसका मन नहीं करता वो परिवार में शांति से अपनी बातें एक्सप्रेस करे। क्या मेल्स के कोई इमोशंस नहीं होते? क्या मेल्स के पास कोई बातें नहीं होती शेयर करने की? लेकिन वो जैसे ही इमोशनल एक्सप्रेशन में जाता है तो उसको ऐसा लगने लगता है, उसका माइंड रीड करने लगता है कि शायद लोग जजमेंटल हो रहे हैं, वो मेरे को ना इस बात के ऊपर जज करेंगे। क्योंकि उसने अपने पीयर्स में भी यही देखा होता है कि सब अपनी अपनी पर्सनालिटी को फेक कर रहे होते हैं, उसने फैमिली से भी यही सुना होता है, उसने रिलेटिव्स में भी ये देखा था, और उसने फिल्मों में भी यही देखा होता है। हर जगह उसने यही देखा होता है, तो उसकी कंडीशनिंग इतनी डीप ऐसा हो जाती है कि वो ओपन अप ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझनी होगी कि ये जो सुसाइड रेट्स हैं, अगर इनको सच में कम करना है तो हम सभी को कलेक्टिव एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और मेल्स के एक्सप्रेशन को नॉर्मलाइज करना होगा। ये समझना होगा कि जिन मेल्स की प्रोग्रामिंग गलत हो चुकी है उनको भी धीरे धीरे फिल्मों के जरिए या अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस तरीके की अवेयरनेस स्प्रेड की जाए कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बिल्कुल नॉर्मल है, और हेल्प सीख करना ये भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। क्योंकि कोई इंसान सुसाइड तक कब पहुंच रहा है? जब वो बिल्कुल होपलेस हो गया है, हेल्पलेस हो गया है, और अब उसको वर्थलेस फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो वो वहां पर बिल्कुल ही एक ऐसे जोन में चला गया, डार्क जोन में, तब जाकर वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है। हम सबको पता है कि एक दिन मरना है, लेकिन हम सब बहुत लंबा जीना चाहते हैं। तो बिलीव में कोई भी मेल या फीमेल कभी मरना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास जब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है, उसको लगता है कि बस अब एंड करने का वक्त आ गया है, मैं फंस चुका हूं, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझ पे कोई किसी ने, सबकी अलग अलग स्टोरी हो सकती है, किसी का सपोज किया कुछ फॉल्स एलिगेशन लग रहे हैं, किसी हम्म। के ऑफिस में कोई एनवायरमेंट मिल रहा है, किसी के साथ कुछ चीटिंग हो गई है, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं। या कुछ लोग इसलिए भी सुसाइड करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा स्पेकुलेशन वगैरह खेल लिया है, कोई बहुत ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो गया है, उनको लग रहा है कि अब वो अपनी फैमिली को उस डेप्थ से उभार नहीं सकते हैं, और उनको परेशान किया जाएगा, उनकी फैमिली को परेशान किया जाएगा, तो मैं मर जाऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा, फिर मेरी फैमिली को भी कोई परेशान नहीं करेगा। तो सबकी अलग अलग स्टोरी हो सकती है, लेकिन कोई भी स्टोरी किसी की भी हो, सुसाइड एक ऐसा मैटर हो जाता है कि वहां पर उस पर्सन का दिमाग बिल्कुल डार्क जोन में चला गया है, और उसको लग नहीं रहा है कि किसी से बात करने से भी अब कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। जब बात करने वाली बात थी, वो स्टेज पे मैंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, और अब उसने खुद ही एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, और उसके ब्रेन ने भी उसको यकीन दिलाना शुरू कर दिया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तब जाकर एक पर्सन इस नौबत तक आता है। तो मैम जैसे अब बहुत सारे एक्टर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन भी है, विराट कोहली जैसे हो गया, they have normalized that they were depressed at one point in their life और उन्होंने थेरेपी की मदद ली। तो अर्बन सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में थेरेपी को थोड़ा नॉर्मलाइज किया जा रहा है। टीयर टू सिटीज़ में आई थिंक अभी इतना अवेयरनेस नहीं है। पर अभी भी अगर कोई फैमिली सेटअप में कोई बोलता है कि ये थेरेपी ले रहा है या ये थेरेपी के लिए जा रहा है या ये किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, तो एक एक वर्ड सुनने को मिलता है कि जो थेरेपी ले रहा है वो पागल है। तो इस पर्सपेक्टिव को कैसे चेंज करें? और जो आपने एक बात बताई कि लड़कों की कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग शुरू से ही गलत हो रही है, तो उस चीज़ के लिए जो अभी न्यू पेरेंट्स हैं, जैसे आई हैव अ सन, what is that one thing or like things that I can do with my son so that he's emotionally expressive? देखिए, जैसे आपने विराट कोहली का नाम कोट किया, या बॉलीवुड के और भी ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनको डिप्रेशन हुआ है, कुछ लोग उससे ओवरकम कर गए हैं, और सुशांत सिंह का भी हमारे पास केस है जहां पर वो नहीं रहे हैं। तो डिप्रेशन कितना डेंजरस हो सकता है इसके भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, और डिप्रेशन से ओवरकम किया जाता है
किया जा सकता है, उसके भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। और क्योंकि इन सेलिब्रिटीज ने अपने आप ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर एडमिट किया कि वो इस फेज से गुजर रहे थे और उन्होंने थेरेपी सीखी। जैसे आमिर खान सर ने भी इस बारे में बहुत बात की है, उनकी डॉटर ने भी बात की है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं। जैसे आलिया भट्ट है, अपनी एडीएचडी एंजाइटी के बारे में खुलकर बात करती हैं। दीपिका ने अपने डिप्रेशन के बारे में बात की। तो मेल हो या फीमेल हो, जब कोई भी एक अथॉरिटी पर्सन, जो कोई भी फेमस ऐसे सेलिब्रिटी पर्सन है, वो शेयर करता है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपने एक्सपीरियंसेस को और उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, तो जनरली लोगों में हिम्मत आती है और उनको ये समझ में आता है कि डिप्रेशन किसी का जेंडर देखकर, किसी की कास्ट देखकर, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस देखकर ऐसा नहीं आता। वो किसी को भी किसी भी वजह से हो सकता है और एक ये सीरियस कंडीशन है जिसको जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाना चाहिए। अब जिन लोगों की गलत प्रोग्रामिंग हो चुकी है और वो अपने आप को सप्रेस करते रहते हैं, डिनायल में रहते हैं, तो उनके लिए जिस तरीके से ये सेलिब्रिटीज का एक्सप्रेशन एक सपोर्ट है, या अलग अलग और भी फोरम प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है और धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस लाई जा रही है एक्सप्रेस करने के लिए। बट वहीं पर जो अभी न्यू पेरेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने अपने बारे में बताया कि आपका भी एक बेटा है, तो यहाँ पर आप शुरू से उसकी ऐसी प्रोग्रामिंग वो करें कि बेटा या बेटी की तरह नहीं, जेंडर की नहीं तरह नहीं, पर्सन की तरह, एक ह्यूमन की तरह, कि हम ह्यूमंस हैं। और चाहे वो ह्यूमंस आपकी मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, और आप उसको बच्चे को एजुकेट करें कि हमारे अंदर मेल और फीमेल दोनों एलिमेंट्स होते हैं। हमारे अंदर यिन यांग एनर्जी, शिव शक्ति होती है हमारे अंदर दोनों ही, यानी कि हमारा एक फेमिनिन साइड भी होता है और एक मैस्कुलिन मैस्कुलिन साइड भी होता है। यस, हम सभी लोग ना सारे ही इमोशंस को फील करते हैं, उनको प्रोसेस करना सब नॉर्मल है। और उसको प्रोसेस करके आप उसको फील करके रिलीज करो। यानी कि अगर आप हंस सकते हो तो आपका रोना, उदास होना भी नॉर्मल है। कभी आप बहुत कामनेस फील करते हो तो कभी कभी आपका एग्रेसिव होना भी नॉर्मल है। ये सारे इमोशंस को, हमें नेगेटिव इमोशंस को कल्परेट नहीं बनाना है कि नहीं गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना है, उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है, चिड़चिड़ाना तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, हम ह्यूमंस हैं। हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के इमोशंस को जरूर फील करेंगे। हमारे एनवायरनमेंट से भी ऐसे ट्रिगर मिलेंगे, हमारे सोचने का तरीका भी हमें ट्रिगर करेगा, कई बार हमारा फूड ट्रिगर करेगा, कई बार लाइफ के एक्सपीरियंसेस ट्रिगर करेंगे, कई बार आसपास से रेफरेंसेस ट्रिगर करेंगे। तो हमें बहुत कुछ ट्रिगर करेगा और हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी एक चलती फुर्ती एक केमिकल लेबोरेटरी है। तो हमारे अंदर वो केमिकल रिएक्शंस होंगे। अगर आप बच्चे को सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव फील करना है, ये फीड करेंगे, तो उसे लगेगा हाय कितना बड़ा पाप हो गया मुझसे, मेरे को आज नेगेटिव फील हो रहा है, तो मुझे या तो इसे दबाना है, या फिर वो बहुत छुप करना, अनहेल्दी वे में उसको किसी तरीके से रिलीज करने की कोशिश करेगा। वो आपसे ओपन ही नहीं होगा। लेकिन जब आप बोलेंगे कि जेलस फील भी हो रहा है, इट्स ओके, लो फील हो रहा है, इट्स ओके, है ना, उस पे गुस्सा आ रहा है, इट्स ओके, अच्छा समझो कि गुस्सा क्यों आ रहा है, समझो कि लो फील क्यों हो रहा है। और फिर आप ना अपने बच्चे को एजुकेट करो कि बेटा आप क्योंकि इस तरीके से सोच रहे थे, आपने इस एक्सपीरियंस को इस तरीके से इंटरप्रेट किया, इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हो, एंड इट्स ओके टू फील दिस। एंड फिर आप इसको एक्सेप्ट करो कि मुझे ये फील हो रहा है, एंड देखो इसको रिलीज करने के लिए आप अपनी एक्टिविटी चेंज करो। देखो इसको रिलीज करने के लिए आप ना डिफरेंट एंगल से सोचो। तो बच्चे को वहां से क्विक आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी इमोशन हो, उसको ना एडमिट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। इमोशन से आप फाइट मत करो, क्योंकि जब इमोशन से आप फाइट करोगे, उसको आप ना एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो वो अपनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा और आप पर बहुत ज्यादा अटैक करेगा। लेकिन जब आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आई एम फीलिंग दिस वे एंड इट्स नॉर्मल, और उसको आप ना रिलीज करने के तरीके सिखाने शुरू कर दोगे, तो कोई भी नेगेटिव इमोशनल जोन में बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। और बच्चे को एक ट्रेनिंग मिलेगी कि हम ह्यूमंस सभी तरीके के इमोशंस, वैरायटी ऑफ इमोशंस फील करते हैं। तो उसके लिए नेगेटिव इमोशंस कल्प्रेट नहीं बनेंगे एंड उसके लिए एक्सप्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा। और जब छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, दूसरा अगर कोई एक्सप्रेस कराए, तो कभी ये ना कहे इसमें गुस्सा करने की क्या बात थी, इसमें इतना चिंता करने की क्या बात थी, हमें तो कभी चिंता नहीं हुई इस बात की, इसमें ऐसी कौन सी बड़ा बनाने की इसको बात है। नहीं, उस पर्सन के लिए जो आपके लिए छोटी बात है, उसके लिए वो बड़ी बात हो सकती है। उसे फुली एक्सप्रेस करने दें, क्योंकि अगर आपने उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक करा, तो उसका माइंड तुरंत एक लर्निंग ले लेगा कि ये मेरे लिए एक्सप्रेस करना एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है, यहाँ मुझे जज किया जा रहा है, मेरे को कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर मेरे को ना ऐसे बोला जा रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे मेरे को तो इन्होंने वीक समझ लिया। कभी किसी का एक्सप्रेशन ब्लॉक मत कीजिए।
उसको बोलने दीजिए। कई बार वो ऐसी छोटी सी बातें बोलेगा जिसमें आपको लगेगा ये क्या ही बात है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए शायद वो रो रहा है, इसलिए वो इतना ज्यादा बुरा फील कर रहा है, इसलिए उसको कंफर्ट हो रहा है। तो उसको एक फ्री स्पेस दें जहां पर आप नॉन जजमेंटल वे में, एम्पैथेटिक वे में उसको सुन रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि तुम्हारे इमोशंस वैलिड हैं, तुम्हारा एक्सप्रेशन जेन्युइन है, तुमने जो सोचा, जो तुम्हें फील हुआ, तुमने उसे एक्सप्रेस किया, एंड इट्स ओके टू एक्सप्रेस योरसेल्फ कंप्लीटली विदाउट एनी फिल्टर। तो जब आप सामने वाले को ये ट्रेनिंग देंगे तो उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज ना इस तरीके का एक्सप्रेशन करने ही नहीं देती हैं। जैसे ही कोई बात कहने की कोशिश करता है, उसके मुंह पे टेप लगाने के लिए लोग टेप हाथ में तैयार रखते हैं और उसको फौरन से अपनी रेडीमेड एडवाइस देने लग जाते हैं। पॉजिटिव सोचो, हमारे टाइम में तो हमने कभी ऐसा फील ही नहीं किया था, तुम लोग बहुत ही, यू आर टू सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, जरा जरा सी बातों पे टची हो, ऐसा इसमें कौन सोचता है, देखो उसने तो ऐसा नहीं सोचा। रेफरेंसेस देने लग जाएंगे, कंपेयर करने लग जाएंगे। फिर उस पर्सन को तो इमेज कॉन्शियसनेस आ जाएगी, बोलेगा अच्छा सारे ही ऐसे हैं पॉजिटिव, सारे स्ट्रांग है, मैं ही कमजोर हूं। दबाओ भाई, अपने इमोशंस को दबाओ। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को शुरुआत से ही ट्रेनिंग देते हैं और उनको बताते हैं कि कोई भी इमोशन को अगर आप अपने ऊपर ज्यादा हावी होने देते हो तो वो आपको खराब कर देता है। अब देखो, ज्यादा भी कहते हैं ना, बहुत ज्यादा खुशी के रसायन भी नहीं बढ़ने चाहिए, उससे हम्म। भी आपकी मेंटल हेल्थ खराब। तो आपको हर इमोशन को फील करना है, उसे प्रोसेस करके उसे रिलीज करना है और एक्सप्रेशन को बहुत बढ़ावा देना है। यानी कि आपको लिसनिंग ईयर अपना रेडी रखना है। जब भी आप सेंस करें कि कोई अपनी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, आज कम खाना खा रहा है, या हल्का सा स्लाइटली उसके मूड में आप वेरिएशन देख रहे हैं, या वो अपनी कोई भी चीज को निग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुरंत ये ना इनिशियल क्लूज होते हैं जहां पर आप समझ जाएं कि इस पर्सन को अब एक्सप्रेशन जोन में डालने की जरूरत है। और जैसे ही आप एम्पैथेटिक वे में उस पर्सन के पास, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसके पास जाकर बैठते हैं और उसको थोड़ा सा एक इमोशनल टच देते हैं, तो आप एक कथारसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कथारसिस होता है इमोशनल वेंट आउट प्रोसेस, जहां पर एक पर्सन साइकोलॉजिकल वॉमिट करता है, एंड प्लीज उस वॉमिट को बियर करने के लिए और उस वॉमिट को क्लीन करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उससे यक वाली फीलिंग करेंगे कि क्या क्या बोले जा रहा है, मेरा तो दिमाग ही पका दिया है, तो कोई भी इंसान खुलकर वॉमिट नहीं कर पाएगा। अब वो चाहे फिजिकल वॉमिट हो आपकी या साइकोलॉजिकल वॉमिट हो, अगर वो अंदर रह जाती है तो आपको पता है कि कितना डैमेज होता है। तो जैसे ही आप इनिशियल क्लूज देखें तो तुरंत उस पर्सन को एक फ्री स्पेस दें और उसको रिलीफ, बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होगा। क्योंकि जैसे ही कोई इंसान वेंट आउट कर देता है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। कई बार कुछ बच्चे शाय हो सकते हैं, बट उन्हें लेबल ना करें कि तो बहुत शाई है, तो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता। तो क्या होगा, वो इस लेबलिंग के साथ बड़ा होगा, तो फिर ना उसको लगेगा मैं तो शाई हूं, मैं तो अपनी बात को कह नहीं पाता। अगर आप नोटिस भी कर रहे हैं कि आपका बच्चा कम एक्सप्रेसिव है, कभी उसे लेबल मत कीजिए शाय है। हमेशा उसको बोलिए कि ये आपका एक नेचर है, पर आपको अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से कहना आता है। आप ना जब कहने लगते हो ना अपनी बात को, तो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हो। आप उसे इतना कॉन्फिडेंस देंगे तो जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी होगा, शाय भी होगा, वो भी अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करना सीख जाएगा। तो सबसे पहले ना हमें एक्चुअली खुद को ही ट्रेन करना होता है। हम तभी किसी के लिए घर में एक सपोर्ट और थेरेपिस्ट का एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए। तो मैम, वी हैव सीन जो लोग लाइक एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं पर सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चले जाते हैं। अल्कोहल, गांजा काफ़ी कॉमन है, वीड यूज़ करना, अल्कोहल यूज़ करना। तो आपके पास ऐसे केसेस भी आते होंगे। तो आई आई फील इट्स अ टेम्पररी बैंडेड, पर उन लोगों को ये समझाना कि खुद को नशे में धुत रखना और रियलिटी से दूर भागना, ये उनके आसपास वाले, उनके फैमिली या फ्रेंड्स, हाउ डू दे टेल देम टू दिस? एंड आपके पास कोई ऐसा केस रेफरेंस है जहाँ पे आपने किसी मेल की मदद की हो टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड लिव अ बेटर लाइफ? बिल्कुल। और देखिए, ये ना एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई भी मेल बहुत डिस्ट्रेस में है तो वो डिनायल में जाता है। डिनायल एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आप रियलिटी से भाग रहे होते हैं। आपके लाइफ में कुछ
चैलेंजेस चल रहे होते हैं, बट आपके अंदर वो करेज नहीं आ रहा होता है उसको एक्सेप्ट करने का, एंड उसके लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर कर इम्प्लीमेंट करने का जो एक्चुअल में रूट कॉज से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो वहां पर एक बहुत ही कॉमन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म मेल्स स्पेशली अपनाते हैं, जहां पर वो अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह की तरफ या पॉर्न एडिक्शन इस तरीके की किसी तरफ चले जाते हैं, या उनका एक अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जहां पर वो एक सपोर्ट सीख करते हैं, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप या तो खुद से अच्छी होगी, एनवायरनमेंट से अच्छी होगी, आसपास के लोगों से अच्छी होगी। अगर वो अच्छी नहीं चल रही है तो हम रिलेशनशिप बनाते हैं अपनी नशे से, या फिर किसी और ऐसे पर्सन से जो हमें उस टाइम पर इमोशनल कंफर्ट दे रहा है। और ये सारी अनहेल्दी रिलेशनशिप चाहे हमने ड्रग्स से बनाई है, अल्कोहल से बनाई है, या पॉर्न एडिक्शन से, सेक्सुअल एडिक्शन से, या किसी और फीमेल से बनाई है, ये सब टेम्परेरी होती हैं और ये हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली डैमेज कर रही होती हैं। तो जैसे आपने केस रेफरेंस के बारे में बोला, तो मैं एक रेफरेंस कोट करती हूँ। तो मेरे पास एक मेल आए और वो 45 ईयर्स के करीब थे। तो उनके बिजनेस में उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता था, वाइफ से भी कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो अपनी वाइफ से कुछ बात कहते थे उनकी वाइफ हमेशा एक बहुत ही फायरिंग मोड में रहती थी और उनको ब्लेम करती थी। वो लोग काफी वेल ऑफ थे, लेकिन फिर भी उनकी वाइफ के दिमाग में पता नहीं कितना ही एक रिच पर्सन का माइंडसेट बैठा हुआ था, वो हमेशा ब्लेम शेम करती रहती थी। तो इस वजह से वो अपनी वाइफ से कट करने लगे थे, मतलब खुलकर बात नहीं कर पाते थे, उनके फिजिकल भी डिस्टेंस आ गया था, और इमोशनल डिस्टेंस तो उनका था ही, क्योंकि जब भी वो अपनी वाइफ के पास हो वो कोई ना कोई बात पर टोका टाकी, ब्लेम शेम करना। मतलब वो अगर उसको 2-2.5 लाख रुपए का पर्स भी दिलाकर ला रहे हैं, तब भी उसको ये है कि 10 लाख का भी तो आता है, हम 10 लाख का क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो मतलब उसका एक कभी भी सेटिस्फैक्शन का कोई स्केल कंप्लीट ही नहीं कर पाए वो। और जबकि वो जेन्युइनली बहुत अच्छे पर्सन थे, इनिशियली उनको कोई ऐसा नशे वशे की या ऐसी कोई आदत नहीं थी, लेकिन उस लेडी के साथ इतना डिस्कम्फर्ट था उनको, क्योंकि वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देने के बावजूद भी। तो वो बहुत परेशान थे। फिर इस चक्कर में उन्होंने अपने बिजनेस में भी बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी डील कर ली कि मैं और पैसा कमाऊं, जिससे कि वो बहुत ओवरबर्डन हो गए, स्ट्रेस में आ गए। इधर वाइफ से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इस चक्कर में उनका अल्कोहल स्टार्ट हुआ, उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट की। और फिर जब वाइफ से इतना डिस्टेंस हो गया, अब 45 की एज ऐसी तो होती नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही सेक्सुअल अर्जेस को सप्रेस कर दोगे, खत्म कर दोगे। इस चक्कर में उन्होंने फिर थोड़ा अपना सेल्फ प्लीजिंग एक्टिविटी, मास्टरबेशन वगैरह ज्यादा बढ़ा दिया, और इतना डिस्ट्रेस से गुजर ही रहे थे, अंदर अंदर घुट ही रहे थे, ऐसे कर रहे थे। उनके ऑफिस में एक लेडी आई जॉब करने के लिए, वो इमोशनल कंफर्ट देने लगी उन्हें, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी अपने शोल्डर पे लेने लगी। धीरे धीरे वो उनसे अटैच हो गए, मतलब एक चीज से शुरू होकर कितनी सारी चीजें उनके उसमें शुरू हो गई। तो अब उनको वहां से इमोशनल कंफर्ट आ रहा था, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो भी उनका यूज कर रही थी, बेनिफिट्स ले रही थी उधर से। और वहां से उनके से पैसे का भी बेनिफिट लेना, ऑफिस में काम कम करना, और लाइक उसका दिमाग ऐसा चल गया कि इनको अपने प्यार में लग के हम्म जितना मैं कर सकती हूँ, अपना घर बना सकती हूँ, वो कर लिया। तो उनको शुरुआत में पता नहीं चला, क्योंकि वाइफ उनको दुत्कार रही थी, वो अपने पास बुला रही थी। तो उनको तो ऐसा लगा कि शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ ऐसा ऑप्शन भेज दिया है जहां से मुझे एक्सेप्टेंस, प्यार सब मिल रहा है। लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ पर भी मेरे साथ चीटिंग हो रही है। तो खराब फाइनेंशियल डिसीजंस, वाइफ का इस तरीके से ब्लेम शेम करना, एंड उधर दूसरे रिलेशनशिप में चीट होना, इधर अल्कोहल स्मोकिंग सब शुरू होना, उनकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ती चली गई, एंड उनको ना ग्रेजुअली हेलिसिनेशंस होने लग गए। क्योंकि वो लेडी ना उनके साथ ना बहुत नार्सिसिस्ट लेडी थी, वो जो उनके साथ ऑफिस में थी, और वो ना उनको इस तरीके से कंफ्यूज करके रखती थी, जैसे किसी पेपर पे साइन करा लिए तो फिर उसके बाद वो ऐसे बोल देती थी आपने तो इस पे साइन ही नहीं करे, दोबारा से इसको वो करना है। मतलब वो जो भी उनको कंफर्म भी होता था ना कि ये काम मैंने कर दिया है या ये काम अभी पेंडिंग है, उसके लिए उनको कंफ्यूजन में डाल देती थी, हमेशा कुछ और ही ट्विस्ट कर कर स्टोरी सुनाती थी। और धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ के साथ खेलती गई और उनको एक चेन स्मोकर बना दिया। ऑफिस में रहती थी, एक सिगरेट हटी, दूसरी सिगरेट मुंह में डाल दी, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है ना इससे, तो कोई बात नहीं, ये सही है। मतलब प्लान्ड वे में उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर दी। और उनके साथ खूब अल्कोहल और ये सब चीजें करना, मतलब उनको पैम्परिंग इस चीज से करनी। तो धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी, और उनको क्या हुआ, हेलिसिनेशन होने लगे एक्सेसिव ये सारे कंजम्पशन की वजह से। और उनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस फील होने लगा, क्योंकि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो गया इस वजह से। बहुत एंजाइटी में रहते थे, बहुत डिप्रेस से रहते थे। उससे थोड़ा कंफर्ट मिलता था, लेकिन वो नशा इतना करने लगे, वो उनकी अपनी एंजाइटी स्ट्रेस था, तो उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो गई उनको।
तो ये सब चीजें करके वो लेडी फायदा उठा रही थी। करते करते उसने और उनकी वाइफ ने मिलकर ऐसी हालत कर दी उनकी कि उनको हेलुसिनेशंस होने लग गए, उनको नींद ना आए। अब कोई इंसान सोया नहीं है, इतना उसके अंदर माइंड चैटरिंग चल रही है, उसको हेलुसिनेशंस भी होने लगे, उसको बार बार डाउट में डाला जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक किया जा रहा है। अच्छा भला आदमी जो करोड़ों का बिजनेस कर रहा था, उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो कुछ करने लायक नहीं था, डिसफंक्शनल होता जा रहा था। तो यहाँ पर ये सब चीजें क्यों हुई? यहाँ पर इसलिए हुई लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। उन्होंने शुरुआत में अपनी वाइफ से एक्सप्रेस करना चाहा, लेकिन उनकी वाइफ का तो जो डिजायर्स थी वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर जब फैमिली में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कोई भी एक पार्टनर भी अगर इस तरीके का टॉक्सिक मिल जाए जो कि चैन ही नहीं लेने दे रहा है आपको, तो वहां पर एक मेल खास तौर से बहुत बर्डन में आ जाएगा और उसको बहुत ही ब्लेम शेम किया जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्कनेक्ट फील करेगा। उसकी नीड्स पूरी नहीं होंगी, उसको कंफर्ट नहीं आएगा, वो उल्टे सीधे डिसीजन लेगा जैसे इन्होंने डिसीजन लिए, या उसको कोई बाहर इस तरीके से मैनिपुलेट करने वाला मिल जाएगा। तो इस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ इस तरीके से सफर हुई। और हुआ कैसे, वो मेरे पास तक कैसे पहुंचे? जब उनकी इस तरीके की हालत होने लगी तो वो एक दिन अपने डॉक्टर के पास गए, सारी बातें उन्होंने कह सुनाई और उनके सामने कन्फेस कर लिया, वो उनके नोन डॉक्टर थे। तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम चल रहा है, थोड़ा समझो इस चीज को, और इस चीज से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां दे रहा हूँ और तुम ना थेरेपीज लो। तो शुरू में उनको भी ये था थेरेपीज, कोई मुझसे बात करके क्या मेरी हेल्प करेगा? उन्होंने बोला नहीं, यू मस्ट हो, कि अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करके आए और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कन्फेस कर ली है कि बाहर तुम्हारा एक रिलेशनशिप भी बन गया एंड ऑल, सो ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें एक जगह भेज रहा हूँ और वो तुम्हारे को जरूर हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से वो उनके फोर्स करने पर मेरे पास आए, डायरेक्टली मेरे पास नहीं आए थे, वो फोर्स करने पर आए। एंड जब थेरेपीज में ये सारी चीजें हुई और एक एक करके हम उनके इश्यूज एड्रेस करते गए, तब उनको ये था कि काश मैं पहले ही आ जाता, मैं क्यों इतना सफर किया मैंने उस चीज में। तो कलेक्टिव एफर्ट से फिर उनकी कंडीशन ठीक हुई, धीरे धीरे उनकी मेडिसिन ऑफ हुई और मेरे साथ लंबे समय तक उनकी थेरेपीज चली। एंड आज वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो उस टाइम पर ना आते, उनके डॉक्टर उनको फोर्स ना करते, तो क्या पता उनको भी हम खो चुके होते अभी तक। कितने मेल्स, है ना, ऐसे ही चले जाते हैं क्योंकि एड्रेस नहीं हो पाते हैं। तो हर एक इंसान बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। इसमें हम सभी को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पर्सन जिसके साथ होता है उन लोगों की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो इनिशियल साइंस को वही कैच कर सकते हैं। थेरेपिस्ट का रोल बाद में आता है। और बात यह है कि थेरेपिस्ट को हम कैसे नॉर्मलाइज करें कि ये जरूरी है, या थेरेपिस्ट से बात कर कर क्या होगा? भाई थेरेपिस्ट से बात कर कर इसलिए बहुत कुछ होता है क्योंकि थेरेपिस्ट एक प्रोफेशनल होता है, वो इन चीजों में स्पेसिफिकली ट्रेन होता है, उसके पास बहुत सारी ऐसी साइकोथेरेपीज में वो ट्रेन होता है जिससे वो इश्यूज को बहुत अच्छी तरीके से एम्पैथेटिक वे में या नॉन जजमेंटल वे में, विदाउट एनी अटैचमेंट, वो आपको उस पर्सपेक्टिव से देखता है जिससे आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेंबर्स नहीं देख पाते। वो आपको रियलाइजेशन मोड में भी डालता है, वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देता है, वो आपको एक्सेप्टेंस कराने में भी मदद करता है। वो आपको कई बार जब आप बिल्कुल ही सॉल्यूशंस खुद नहीं निकालते हैं तो वो आपको रेडीमेड सॉल्यूशन देकर भी हेल्प करता है। और धीरे धीरे वो आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है जिससे आप अपनी लाइफ को हैंडल करने के लिए केपेबल होते चले जाते हैं। क्योंकि सिचुएशंस, लोग, सब चीजें आपके जो कंट्रोल है उससे हमेशा बाहर रहेंगी। तो कोई थेरेपिस्ट ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी सिचुएशंस अब सारी की सारी स्मूथ जाएंगी, या आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स होंगे वो अच्छे होंगे, या जो भी लोग आपके आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। वो चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे ही, बट उनसे आपको डील कैसे करना है, कैसे आपको पॉजिटिव रखना है अपने आप को, कैसे आपको कोपिंग, हेल्दी जो कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं उनको अपनाकर बाउंस बैक करना है किसी भी सिचुएशन में, वो सारी की सारे स्किल्स सिखा दी जाती हैं आपको, और आपको खुद का ही थेरेपिस्ट बना दिया जाता है। तो इसलिए थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों बातों का फर्क नहीं पड़ता, मैं लोगों से अक्सर पूछती हूँ, अगर शब्दों का और बातों का फर्क नहीं पड़ता तो आप जरा जरा सी बातों पे मुंह कैसे फुला लेते हैं, और जरा सी तारीफ सुनते ही आप कैसे हंसने लग जाते हैं? तो बातों का तो बड़ा ही फर्क पड़ता है ना हम पे। तो जब आप किसी प्रोफेशनल के साथ बात करेंगे तो वो आपको जो नजरिया देगा, जो लेंस आपके पास नहीं है, वो आपको जो लेंस देगा देखने का, या जो आपके लेंसेस पर धूल है जो उसे साफ करेगा, ये तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी बच रही है। और मैं हमेशा एक बात बहुत ही ब्लंट और बहुत ही रफ लैंग्वेज में कहती हूँ, भाड़ में जाएं दूसरे लोग। क्योंकि दूसरे लोगों की जिंदगी पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जिंदगी चली जाएगी तो आपकी जिंदगी एंड भी नहीं होगी, लेकिन आप जिंदा लाश की तरह जी रहे होंगे। उस जीने में भी क्या ही मजा है? तो चार लोग क्या सोचेंगे ये टेंशन उन्हीं की रहने दो,
उन्हीं को दे दो ये काम, जो इतने वेले लोग हैं कि आपके बारे में कुछ बैठकर ओपिनियन बनाएंगे। आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और आप बिना किसी शेम के, बिना किसी हेजिटेशन के जाओ, किसी से भी बात करो, जिससे आपकी बॉन्डिंग बन जाए। और अपने इशू से ओवरकम करने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, क्योंकि फैमिली कई बार नॉन सपोर्टिव होती है और कई बार सपोर्टिव भी होती है। तो क्या सपोर्ट करेगी वो? आपको फाइनेंस कर देगी आपके सेशंस, या फिर वाइफ होगी तो खाना पीना बना कर दे देगी, या दो चार बार पूछ लेगी कि आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट बेसिकली हमें खुद ही करना है। जब हमें खुद ही करना है अपने आप को ट्रांसफॉर्म, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ले, इनिशिएटिव भी हम ले। और जो हमें रोकता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, प्लीज उनकी परवाह करना बंद कर दें। क्योंकि आपके जाते ही ना आप बॉडी बन जाते हैं। आपकी जिंदगी में इश्यूज चल रहे होते हैं तो लोग, वही लोग आपको फिर से नसीहत देने के लिए आ जाते हैं कि टाइम पे हेल्प क्यों नहीं ली, या फिर आपको तरह तरह के और ओपिनियन बनाने लगते हैं। तो आप लोगों के ओपिनियन बनाने से नहीं रोक सकते, वो तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके थेरेपिस्ट से बात कर कर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, और रोल मॉडल बन जाइए दूसरे लोगों के लिए। कोई ना कोई तो चेंज करेगा, व्हाई नॉट यू? अपने से स्टार्ट कीजिए। तो ये थेरेपी की इंपॉर्टेंस है, और इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज एक एक इंसान करेगा। जब एक एक इंसान चलता है ना, तो भीड़ बन जाती है फिर। और जब एक चीज ना, मतलब ग्रुप बन जाता है, कोई एक एक इकट्ठा होके, तो वो चीज अपने आप ही नॉर्मलाइज हो जाती है। आपने ना मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, आपने उस बात का जवाब भी दे दिया कि घर वाले कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब मेरे पापा डिप्रेशन में थे तो हमें कई बार बुरा भी लगता था कि उठ नहीं रहे हैं। हेडेक की कंप्लेन करते थे, खाना खाते थे, उठते थे और सो जाते थे। दैट वाज हिज रूटीन फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स आई वुड से। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब माय मॉम वाज वेरी एंग्री कि ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। हम छोटे बच्चे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था। छोटे आई वुड नॉट से, हम टीन एज में थे, तो वो एक अलग फेज होता है। तो हमें भी समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे आपने बोला कि वाइफ फॉलो अप कर ले, कि अगर आप चले गए, आपने थेरेपी ले ली, पेरेंट्स सपोर्ट कर लें, क्योंकि आई थिंक थोड़ी जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है उनको ये समझाना कि थेरेपी लेना कितना इम्पोर्टेंट है। तो वेरी राइटली सेड कि आपको खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी, पर सामने वालों को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, यू राइटली पुट इट इन वर्ड्स। तो मैम, अब एक मेल है, इमोशन सप्रेस करना सिखाया गया बचपन से। अ, अपने दोस्तों से बात नहीं करता है, अपनी वाइफ से बात नहीं करता है, अगर रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहा है, अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहा है। तो इमोशन सप्रेस कर रहे हैं तो वो एग्रेशन के फॉर्म में भी निकलता है। तो कुछ रेड फ्लैग्स हमें जैसे पता है कि गाड़ी चलाते वक्त रोड पे सामने वाले से लड़ाई हो रही है, या अपने पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करना, या फिर खुद को फिजिकली हार्म करना, फोन फेंक देना, वॉल में पंच करना। तो ऐसे क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं जो कि घर वाले या फैमिली एंड फ्रेंड्स दे शुड नोटिस एंड लाइक कन्फ्रंट द अदर पर्सन एंड आस्क हिम टू सीक हेल्प? देखिए, ये जो विजिबल रेड फ्लैग्स हैं कि वो रोड रेज हो रहा है या घर में गुस्सा कर रहा है, ये सब आसानी से नोटिस हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो इजीली नोटिसेबल नहीं होते हैं, क्योंकि पर्सन इस तरह से एग्रेसिवली, मतलब बिहेवियर में एग्रेशन नहीं दिखा रहा है। तो उसमें पैसिव एग्रेशन, बात ना करना, खाना ना खाना, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि मेल किसी इमोशनल सप्रेशन वाले या किसी डिस्कम्फर्ट वाले प्रोसेस से गुजर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मेल है तो वो चिल्लाएगा ही या गालियां ही देगा या लड़ता फिरेगा सबसे। वो ऐसे भी जोन में चले जाते हैं, पैसिवली साइलेंटली अपने एग्रेशन को शो करने लग जाते हैं। इसको बेसिकली इतना एड्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि जब तक मेल चिल्लाए ना, तब तक उसकी डोमिनेंस हमें झलकती नहीं है। लेकिन अगर कोई पैसिवली भी अपने एग्रेशन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। जहां पर मेल साइलेंटली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी, पे अटेंशन टू मी। बट पीपल यूजुअली फेल टू पे अटेंशन इन दैट जोन ना, कि उन्हें लगता है कि साइलेंट है, कुछ नहीं। है ना, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो। लेकिन यहाँ पर अगर वो एक बार में एक्सप्रेसिव नहीं होता है, तो उसको और इमोशनल कंफर्ट देके एक्सप्रेसिव जोन में आपको डालना ही होता है। सडनली उसके कुछ इस तरीके के सब्सटेंस यूज ज्यादा बढ़ गए हैं,
तो वो भी एक जो है ना बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, जहां पर एक पर्सन था पहले उन सब चीजों को गलत बताता था, लेकिन अब उसने जस्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ, स्मोक करना या अल्कोहल ले लेना कभी कभी जस्टिफाई करने लगा है, वो अननेसेसरी वो रीजनिंग देने लगा है जो उसकी वैल्यूज के अगेंस्ट थी। पहले वो उनको ठीक नहीं मानता था। तो ये भी एक रेड फ्लैग है, जिसमें कि हम ये समझ जाएं कि हाँ, इस पर्सन के साथ अब कुछ इसके माइंड में बहुत बड़ा चेंज आ गया है, या पर्सन कुछ चीजें ना हाइड कर रहा है, उसके बिहेवियर में आपको कुछ इस तरीके के चेंजेस दिख रहे हैं कि उसने ना अपना कुछ ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर लिया है, उसने अपने वर्किंग आवर्स को कुछ चेंज कर लिया है, उसने अपने जो नेचर ऑफ वर्क था उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से ला दी है कि जैसे वो बहुत टूर पे रहने लगा है। तो यानी कि वो किसी चीज से भाग रहा है, उसने सडनली इस तरीके के जो उसकी पर्सनालिटी को मैच नहीं करते थे, उसने उस तरीके के चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो सडनली उसकी चॉइसेस जब बदलने लग जाती हैं, ओवरली स्वीट हो जाए या ओवरली अपने एक आइसोलेटिव जोन में चला जाए, हर चीज ये एकदम से रेड फ्लैग में आती है, क्योंकि मेल्स इसी तरीके से साइलेंटली क्लूज देते हैं। कुछ मेल्स ना इस तरीके से भी क्लूज नहीं देते हैं, वो बहुत ही बड़े क्या कहते हैं ना, एक्टर तो हम सब में ही छुपा हुआ होता है। हम सभी हर वक्त एक ना एक एक्टिंग जोन में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सोसाइटी ने कभी सिखाया ही नहीं होता कि हम अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ रह सकते हैं, क्योंकि सबने हमसे डिमांड किया होता है, जब हम गुस्सा करना चाहते हैं तो उन्होंने हमसे डिमांड किया होता है कि हम साइलेंटली अपनी बात कहें, कामली अपनी बात कहें, है ना। जब हम मौज मस्ती करना चाहते हैं तो उन्होंने बताया नहीं, इट्स टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी हमारे ओरिजिनल सेल्फ में तो हमें रहने ही नहीं दिया जाता। तो हम सभी लोग एक बहुत ही बड़े एक्टर्स हैं, वो नहीं है कि जो केवल बॉलीवुड या हॉलीवुड में एक्टिंग कर रहे हैं। हम सभी एक्टर्स हैं, हम सब एक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्सोनास के साथ करते हैं। बट जो नेचुरल आपका एक्टिंग स्टाइल है, अगर वो भी चेंज हो गया है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर कुछ इमोशनल डिस्कम्फर्ट चल रहा है। अब रेड फ्लैग्स ना अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट यूजुअली मैंने आपको जो मोस्ट कॉमन होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये तो आपको जरूर ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये वाले अननोटिस्ड होते हैं। बाकी जो एग्रेशन वाले होते हैं वो बहुत इजीली नोटिसेबल होते हैं, बट ये जो मैंने अभी आपको बताया ये अननोटिसेबल होते हैं। तो मैम, एक और तरीका जो लोग रिजॉर्ट करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस से ही शुरू होता है, ये शुरुआत सारी स्ट्रेस से होती है, स्ट्रेस ईटिंग। तो खा के सो जाना, खुद को कंफर्ट देना खाने से, और इससे हम्म। बाकी हेल्थ इश्यूज भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली एडवाइस से कैसे, मतलब आप कैसे डील करें उन लोगों से कि जिनको लगता है कि यार खा लिया ना, अच्छा मीठा खा लिया, अपनी पसंद का कुछ खा लिया, अब मैं ठीक हूँ। वो एक्सेप्टेंस ही हम्म। नहीं है कि कुछ और भी अंदर गड़बड़ हो रही है। देखिए, आपके मन का और आपके अन्न का बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है। सुना भी होगा कि जैसा हम खाते हैं अन्न, वैसा हो जाता है हमारा मन। अगर हमारा मन खुश नहीं है, तो वहां पर फिर हमारा खाने की तरफ धीरे 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 लाइकिंग, ऑब्सेशन सा डेवलप होने लग जाता है, और हम ना प्लेजर ईटिंग करने लग जाते हैं। ऐसा जंक खाएंगे, हम स्वीट्स खाएंगे, हम इस तरीके की फैंसी फूड्स खाएंगे जो हमारी टेस्ट बड को सेटिस्फाई करते हैं, बट हमारी बॉडी को उस स्ट्रेस वाले फेज में कोप अप करने में हेल्प नहीं करते हैं। तो अब ये एक ट्रेंड सा बन गया है आजकल, स्विगी जोमेटो के जमाने में खटाक से ऑर्डर किया और किसी भी वक्त आपके पास कुछ भी डिलीवर हो गया, आपने खाया पिया और सो गए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके अंदर स्ट्रेस के लेवल को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, और धीरे 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 आपको हेल्थ इश्यूज और ज्यादा डेवलप होने लगते हैं। मतलब आपकी बॉडी भी गिव अप करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आपके माइंड से लगातार स्ट्रेस सिग्नल्स आ रहे हैं। आपकी बॉडी में वैसे ही कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। और अगर आप फूड से भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फूड से ही अल्टीमेटली वो केमिकल्स बनते हैं, और आपकी बॉडी केमिकल लेबोरेटरी है, तो जैसा आप खाना खाते हैं उसका ना आपके मन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपके विचारों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए जो लोग सात्विक खाना खाते हैं वो नेचुरली शांत होते हैं। जो लोग बहुत तामसिक या राजसी टाइप का भोजन करते हैं, तो उनके अंदर आप एग्रेशन, बहुत ही वायलेंस देखते हैं। और ये सदियों से हमारे स्क्रिप्चर्स भी कहते आ रहे हैं, और साइंटिफिकली अब प्रूवन हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, 16 घंटे फास्ट करो, एंड 8 घंटे की विंडो में आप, ऐसा नहीं कि 8 घंटे आपको मिल गए तो आप खाए जा रहे हो, मतलब जितना आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है आप उतना खाओ, हेल्दी खाओ, माइंडफुल ईटिंग जैसे कॉन्सेप्ट जो है ना सिखाए जाते हैं थेरेपीज में, कि आप खा रहे हो तो अपने पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करके खाओ, सोने से 3 घंटे पहले खाओ। ये सब क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि आपकी बॉडी जो है ना किसी भी तरीके से डिसरेगुलेट ना हो,
वो अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस से ना हट जाए और आपके इमोशंस में कोई डिसरेगुलेशन ना हो। अगर आपको इमोशंस रेगुलेशंस पूरा अच्छे से चाहिए, आपकी बॉडी प्रॉपर हाई इंटेलिजेंस से काम करे, तो आपके हाथ में जो आपका रोल है कि आप टाइम पर और क्वालिटी फीड करें। और जब आप फीड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, तो ये समझते हुए कि आपके आंत में दांत नहीं होते हैं, मुंह में ही भगवान ने दांत दिए हैं। माइंडफुल ईटिंग, बहुत अच्छी तरीके से च्यू करें। एंड इस बात का ध्यान रखते हुए कि डाइजेशन को होने में, फूड को पूरा अच्छे से अंदर प्रोसेस होने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, तो सोने से पहले आप इतना खा लें। तो जब आप इतनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तो ये बॉडी एंड माइंड आपको लॉन्ग टर्म तक सर्व करेंगे। एक ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व करेंगे। आपके अंदर हार्मोनल लेवल बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आपका सेरोटोनिन की बात करें, हम डोपामिन की बात करें, ऑक्सीटोसिन की बात करें, इनका मेजर पोर्शन आपके गट एरिया में ही प्रोड्यूस होता है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका ब्रेन गट कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत इंट्रूसिव थॉट आएंगे, आप अननेसेसरी एग्रेसिव हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा, आपका ब्रेन फॉगी हो जाएगा, अननेसेसरी आपको ओवर थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, आपको तरह तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे, आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्लीप डिस्टरबेंस हो सकती है, आपको मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि आपके गट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंड गट आपके फूड का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें ये समझना है कि हमारा नर्वस सिस्टम, और जो हमारा उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, हमारे गट का एक अलग इंडिपेंडेंट नर्वस सिस्टम है, उसके पास भी इतने सारे न्यूरॉन्स है, उसकी अपनी अलग इंटेलिजेंस है। अगर आपने उसे भी फूड से बिगाड़ दिया, एक्सरसाइज नहीं करी, फूड कभी भी खाकर सो रहे हैं, उसकी इंटेलिजेंस बिगड़ेगी ना, तो वो इस वाले ब्रेन को इतना नाच नचाएगा, इतना नाच नचाएगा, क्योंकि इतने सारे आपके वहां से सिग्नल्स आएंगे, तो ये उसको इंटरप्रेट करता करता थक जाएगा और कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि हम ना बॉडी है ना हम माइंड है, हम साइकोसोमेटिक है, हम बॉडी माइंड है। तो जो लोग ये गलती करते हैं, वो सेपरेट मानते हैं इसे और अपनी बॉडी को अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, वो मेंटल अब्यूज का शिकार ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो मैम कुछ तो ऐसे हमें ये, सॉरी 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 जी, कंटिन्यू, हाँ जी आप बताएं। हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी ही होंगी जिससे कि हम अपने आप को सुधार सकें बेसिकली। आई थिंक आप भी शायद यही पूछने वाले थे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सुपर फूड्स जैसे आते हैं कि अगर आप डाइट कर रहे हो तो आप ये ले लीजिए ये ले लीजिए, दिस विल हेल्प यू इन लूजिंग द फैट और लूजिंग द वेट। तो ऐसे कुछ सुपर फूड फॉर द माइंड है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर वेट लॉस की बात करें हम, या अपनी बॉडी को पूरा एक एनर्जेटिक मोड में डालने की बात करें, तो सबसे पहले मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, आप क्या खा रहे हैं ये तो मायने रखता है, लेकिन आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं और किस इमोशनल स्टेट में खा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आप थोड़ा सा हल्का सा जंक भी ले रहे हैं, लेकिन आप माइंडफुल होकर जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही खा रहे हैं, आपका पोर्शन साइज छोटा है और आप खुश होके खा रहे हैं पॉजिटिव बिलीफ के साथ, तो वो जंक भी आपको बहुत नुकसान नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के सब लोग जंक खाना शुरू कर दें, बट कभी कभी आप चीट मील की तरह आप ले रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप घर का हेल्दी खाना खा रहे हैं, जो अभी फ्रेशली होममेड फूड है, लेकिन आप गुस्से में हैं, आप बहुत ग्रीविंग प्रोसेस में हैं और आप उसे खा रहे हैं, तो वो आपके अंदर पॉइजन का काम करेगा। क्योंकि आप टीवी के साथ, मोबाइल के साथ, अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ खा रहे हैं, तो अंदर आपके कभी भी ऑप्टिमम हेल्थ मेंटेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस टाइम पर आपके अंदर जो इमोशंस का मिक्स होगा, वो प्रॉपर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज ही नहीं होने देगा, एंड आपको उस टाइम पर डिस्कम्फर्ट होगा ही होगा, और फूड के साथ आपकी और नेगेटिव एंकरिंग हो जाएगी, आपको और ये लगेगा कि ये फूड मुझे सूट नहीं करता, जबकि इसमें कल्प्रिट थे आपके नेगेटिव इमोशंस, आपकी हड़बड़ी। आप खा नहीं रहे थे, आप ठूस रहे थे उस खाने को, और आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे, आप मोबाइल चला रहे थे या आप टीवी देख रहे थे। तो आप मोबाइल, टीवी, किसी भी गैजेट के बिना माइंडफुल ईटिंग, यानी कि आपके सामने जो आया है उसे देखिए, उसके अरोमा को अपना स्मेल कीजिए, और आप ना जब उसको मुंह में बाइट ले रहे हैं, तो उसको जब आप च्यू कर रहे हैं, तो उसका आपको एहसास हो रहा है, और जब वो आपके फूड पाइप से ट्रेवल करता हुआ आपके सिस्टम में अंदर एंटर कर रहा है, आप माइंडफुल है, ग्रेटिट्यूड के साथ, जैसे भगवान को भोग लगा रहे हैं आप, पूरा माइंडफुल होकर अच्छे से लगाते हैं ना। या आप किसी छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो कैसे खिलाते हैं, छोटी छोटी बाइट खिलाते हैं, उसको बोलते हैं अच्छे से चबा चबा के खाओ। आप इस तरीके से अपनी बॉडी की टेक केयर करना शुरू कीजिए, आपका एक्सेस वेट हो ही नहीं सकता। आप अच्छे से डाइट लेंगे और आप थोड़ा बहुत चीट भी करेंगे ना अपनी डाइट में, तो भी आपकी बॉडी हेल्थ को मेंटेन रखेगी, क्योंकि आप बॉडी को अब्यूज नहीं कर रहे हैं,
आप बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने डाइजेशन का मेन काम, डाइजेशन केवल पेट में नहीं होता, वो आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो आपने यहीं से ही उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। 80% काम आपने अपने मुंह में ही खत्म कर दिया। तो रेस्ट 20% आपका अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपके स्टमक एरिया में सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपकी बॉडी आपसे बहुत खुश रहेगी। आपके सारे के सारे वो जो हैप्पी हार्मोन्स आपको चाहिए वो बहुत अच्छे से मेंटेन होंगे। अब बात आती है कि ये तो मैंने बताया खाना कैसे खाना है, और सोने से 3 घंटे पहले खाना फिनिश कर लेना है, ताकि डाइजेशन का जो मेन प्रोसेस है वो खत्म हो जाए आपके सोने से पहले। अदरवाइज आपकी बॉडी टॉक्सिन ज्यादा बनाएगी अगर आप खाते ही सो जाएंगे तो। फैट डिपॉजिट अननेसेसरी बहुत ज्यादा होंगे। और आपको पता है फैट अपने साथ ना अननेसेसरी का स्ट्रेस, कभी बॉडी शेमिंग, कभी एक्स्ट्रा कंसर्न, कभी मूड डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीजें लेकर आता है, बहुत सारी बीमारियां लाता है। तो उससे बचने के लिए खाना कैसे खाना है और कब खाना है और क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। और अब क्या ऐसे ब्रेन के सुपर फूड्स हैं, तो देखिए मेंटल हेल्थ के लिए हम बोलते हैं आप हमेशा से जो नट सीड्स हैं, जैसे आपके सेसमी सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, आपके फ्लैक्स सीड हो गए, आपके वॉलनट हो गए हैं, है ना, आपका ब्रोकली हो गया है, इस तरीके से आप जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, ये तो मैं आपको एक एंडलेस लिस्ट भी दे सकती हूँ, या मेरी भी देने की जरूरत नहीं, आप गूगल भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप ये समझिए कि मदर नेचर ने आपको जिस सीजन में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिए हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है, और सीजन्स भी ना हमारे उसमें चेंज होते रहते हैं। तो हर एक सीजन में हमें अलग तरीके का फूड चाहिए होता है। अब आप ना नट्स एंड सीड्स जो दिसंबर में आप जनवरी में खाएंगे, उतने ही नट्स एंड सीड्स अगर आप जून में खाने लग गए, जिसमें बहुत गर्मियां हैं, जिस जिस एरिया में इसमें गर्मी पड़ती है, तो वो है अच्छे क्वालिटी फूड है वो, लेकिन क्या वो उस सीजन में आपकी बॉडी को सपोर्ट करेंगे, या आपको तरह तरह की प्रॉब्लम में डाल देंगे, आपके शरीर में अननेसेसरी की हीट बढ़ा देंगे, क्योंकि उस वक्त जरूरत नहीं है। तो सबसे अच्छी डाइटिशियन है आपकी मदर नेचर। उन्होंने जिस टाइम पर आपको फ्रूट्स वेजिटेबल सीजन्स के अकॉर्डिंग दिए हैं, और जो आपके लोकल जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पे जो लोकल फ्रूट मिलता है, जो वेजिटेबल मिलती है, जो थोक के भाव में मिलती है, कि हर दूसरे एक जो सुपर मार्केट है या वेजिटेबल मार्केट है सबके पास अवेलेबल है और सस्ता है उस टाइम पर, आप वो खाइए। आपकी बॉडी सारे के सारे केमिकल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करेगी और बहुत ही अच्छी आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। हाँ, अगर आपको कोई चैलेंजेस आ गए हैं तो उस टाइम पर हम भी एक डाइट चार्ट देते हैं कि आपको सेरोटोनिन रिच फूड ये है, और आप ये खाइए, क्योंकि अभी आपकी डेफिशिएंसी चल रही है तो ये बढ़ जाएगा। तो उसमें भी हम लेकिन एडवाइस करते हैं कि अभी ये सीजन चल रहा है, तो आपको अगर ये सीड्स खाने हैं तो इसको गर्मी के सीजन की वजह से आप इनको सोक करें पानी में, एंड देन इनकी गर्मी निकाल के खाएं, या इस तरीके से। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग हम वो पूरा कस्टमाइज एडवाइस अपने उनको देते हैं, क्योंकि उनके अंदर डेफिशिएंसी चल रही है। बट जो लोग अभी नॉर्मल हेल्थ पर हैं, या अगर डेफिशिएंसी भी है तो आगे के लिए सुधारना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी हमेशा एक बेस्ट एडवाइस रहती है कि आप मदर नेचर पर भरोसा करो, और जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको अवेलेबल है, जो भी पल्सेस वगैरह जो लोकल है, उसको आप खाओ। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। तो मैम, ये तो आपने बताया कि फूड से कैसे हम खुद को, अपने माइंड को या अपनी बॉडी को, बिकॉज गट हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ जैसे आपने बताया एकदम उनका कोरिलेशन है। नाउ देयर आर स्टडीज जहाँ पे बताया गया है कि जो मेडिसिन्स हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए दी जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उनका बहुत कम इफेक्ट होता है टू इम्प्रूव द कंडीशन, जो भी एक पेशेंट की या मेल की कंडीशन है, जो भी उसकी मेंटल हेल्थ को रिलेटेड है। तो आर दे डूइंग मोर गुड, लाइक मोर हार्म देन द गुड? दिस इज लाइक आई वांट टू नो, क्योंकि कई सारी रिसर्चेस हैं जहाँ पे पता चला है कि अगर आप डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं या आप किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की दवाई ले रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ जाता है, या आपके खाने की क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, आपका खाने का मन नहीं करता। सो आप इसका क्या कोरिलेशन है? देखिए मेडिसिन ना कई बार कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि अगर कोई पर्सन बहुत ही सीवियर डिप्रेशन में है, सुसाइडल है, अगर हम डिप्रेशन के रेफरेंस में बात करें, या कोई स्किज़ोफ्रेनिक हो गया है, और भी बहुत सारे साइकोसिस में चला गया है, बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन बन गई है जहां पर इनिशियली मेडिसिन देनी पड़ती हैं उस पर्सन को बचाने के लिए, या उस पर्सन को इस कंडीशन में लाने के लिए कि उसके सिम्टम्स कुछ रिड्यूस हो जाएं, उसके अंदर जो एक्सटर्नल हम केमिकल फीड कर रहे हैं उससे वो इस स्टेट में आ जाए कि वो किसी की बात सुन सके, समझ सके। क्योंकि थेरेपीज में अगर आप बिल्कुल ही आउट ऑफ सेंसेस हैं, आप बिल्कुल ही डिसोरिएंटेड हैं, डिसफंक्शनल है, हेलुसिनेटेड हैं, उस टाइम पर आपको थेरेपीज नहीं सपोर्ट करेंगी।
क्योंकि वो एक एक्सट्रीम कंडीशन हो गई है। तो उनके लिए ऑफ कोर्स आई ऑलवेज एग्री कि मेडिसिन मस्ट होती हैं और देनी भी चाहिए। बट अगर आप अपनी हालत को समझ रहे हैं और सुनने समझने की कैपेसिटी में है, तो आपको मेडिसिन कभी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, पहले आपको थेरेपिस्ट को विजिट करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पहले साइकेट्रिस्ट को भी एक टैबू मानकर मतलब एकदम से साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं जाएंगे, बट अगर कुछ होगा तो पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे एंड देन साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करेंगे। जबकि होना चाहिए ये कि पहले आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन देखेंगे वो तो खुद ही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको इनिशियली कुछ टाइम के लिए मेडिसिन की जरूरत है, और अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होगी तो वो खुद ही संभाल लेंगे। तो आप अननेसेसरी कोई भी एक्स्ट्रा ऐसे केमिकल इंटेक से बच जाएंगे, क्योंकि उसके, मैं क्या बताऊं, आपके पास गूगल है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आप कहीं पर भी जानकारी लेंगे, या जो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन दे रहे हैं तो वो भी जेन्युइनली बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं करेगी, आप थेरेपीज भी लीजिए इसके साथ। तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो सभी को पता है कि मेडिसिन कभी पूरी तरह से तो ठीक करती नहीं है, इसीलिए तो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती हैं, लंबे समय तक चलती रहती हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स को सप्रेस तो कर देती हैं, लेकिन क्योर इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि वो रूट कॉज पर थोड़ा ना काम करती हैं, आपकी सोच थोड़ा ना बदल देती हैं, आपके लाइफ के जो चैलेंजेस है उसको सिखान ओवरकम कैसे करना है उसकी कोई स्किल थोड़ा ना सिखा देती हैं। अगर ऐसी कोई गोली आती तो सब गोली खाते, लो मैं डॉक्टर बन गया, लो मैं इंजीनियर बन गया, लो मैं पॉलिटिशियन बन गया, लो मैं एक्टर बन गया, ऐसा नहीं होता। तो वो तो आपको थेरेपीज में ही सीखने के लिए मिलता है। बट ऑफ कोर्स मेडिसिन कभी कभी जरूरी होती है, बट हमेशा गोल हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें शॉर्ट टर्म में उनको छोड़ना है और हमें सेल्फ हेल्प करनी है, हमें थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी है और अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करनी है। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म क्या है वो सीखने हैं, और ये सारी लर्नेबल स्किल्स हैं, उनको सीखकर आप मेडिसिन पर अगर ऑलरेडी हैं तो उससे भी आउट हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे होते हैं, उनकी मेडिसिन बहुत जल्दी छूट जाती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अवेयर होते हैं या उनकी चॉइस होती है कि उनको मेडिसिन लेनी ही नहीं है, तो वो क्या होते हैं, मेडिसिन कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं और वो थेरेपी से स्टार्ट कराते हैं, उनकी मेडिसिन कभी चालू ही नहीं होती हैं। और हम फिर उनको इस तरीके की स्किल्स सिखाते हैं जिससे कि छोटी छोटी चीजों से ही उनका ब्रेन भी ट्रेन होता है। जैसे अभी हम फूड की बात कर रहे थे, तो माइंडफुल ईटिंग भी, अगर मैं इसके पीछे की रीजनिंग आपको बताऊं तो हम क्यों बताते हैं, क्योंकि अगर आपने स्लो डाउन कर लिया अपने ईटिंग प्रोसेस को भी, या आपने अपने एनवायरनमेंट को भी डीक्लटर कर लिया, इससे भी आपका ब्रेन ये लर्निंग ले रहा है कि आपको स्लो डाउन होना है। आप अगर बहुत तेज तेज बोलते हैं, आपने थोड़ा सा अपने टोन को डाउन भी कर लिया, तो भी ये स्लो डाउन प्रोसेस आपका ब्रेन लर्न करेगा, क्योंकि हर एक एक्शन जो आप ले रहे हैं उससे आपके ब्रेन की हर वक्त लर्निंग हो रही है। तो एक्सटर्नल चीजें भी अगर आप सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोगों से कट ऑफ कर देते हैं जो टॉक्सिक लोग हैं, आप अपना अपना सोने का उठने का टाइम चेंज कर लेते हैं, आप अपना खाने का स्टाइल चेंज कर लेते हैं, छोटी छोटी सी एक्टिविटीज से हर चीज से आपका ब्रेन पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम होता है। बट कोई दुनिया की मेडिसिन आपका माइंड पॉजिटिवली प्रोग्राम नहीं कर सकती जब तक वो केमिकल आपके अंदर जा रहा है एक्सटर्नल, तो वो एक ऐसी स्टेट आपके अंदर मेंटेन रखेगी, लेकिन वो इशू वहीं रहेगा, वो नॉकआउट करता रहेगा। इसीलिए आप गोलियां मिस करेंगे, फिर आप वहीं पर पहुंच गए हैं, तो दवाई छोड़ दी, आप वहां पहुंच जाते हैं। तो ये परमानेंट क्योर नहीं है। बट ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए जो सेल्फ हेल्प नहीं करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा भी एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है, बट उनको हमें जिंदा रखना है, उनको हमें थोड़ा सा फंक्शनल बनाना है, तो उनको मेडिसिन की नीड होती है। या लोगों के अपने बिलीफ होते हैं काउंसलिंग से क्या होगा, थेरेपी से क्या होगा, उनको लगता है कि सोल्यूशन केवल दवा गोली है। उन लोगों के लिए भाई गोलियां तो है, साइकेट्रिस्ट तो है, बट जो भी थोड़ा भी समझदार इंसान होगा उसको ये पता चल जाएगा कि मेडिसिन टेम्परेरी हेल्प है और थेरेपीज लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालेंगी, और मेरी जिंदगी थेरेपीज ही बदलेंगी, वही मुझे उस काबिल बनाएंगी जो ट्रेनिंग मेरी यूजुअली फैमिली से हो जानी चाहिए थी, स्कूल में हो जानी चाहिए थी। मुझे वो सब चीजें सीख लेनी चाहिए थी जो मैंने अभी तक नहीं सीखी है, वो मुझे अब थेरेपिस्ट सिखाएगा। तो एक तरीके से मेरा ये एक ट्रेनिंग कोर्स है। मेरे पास कितने क्लाइंट्स वो मेंटेन रखते हैं जिनको अब एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनकी सोच ये है कि मैम जैसे हम मंथली सैलून भी तो जाते हैं ना, थेरेपिस्ट से क्यों नहीं बात कर सकते हैं हम। तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए मुझसे बात करते हैं कि मैम ठीक है, हमने कुछ इकट्ठा किया, थोड़ा टाइम में आपके सामने वेंट आउट कर दिया, हम रिलीज हो गए और आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे दिया, हमारी बात को सुन लिया, और अब हम फिर से रिचार्ज हो गए हैं। तो इस तरीके से मंथली बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो किसी डिसऑर्डर में नहीं है अभी कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ वो अपनी
बहुत अच्छा मेंटेन रखना चाहते हैं, इसलिए वो जो है ना मेरे टच में रहते हैं। आपको पता है मेरे क्लाइंट हैं और उनकी हजारों करोड़ की हैसियत है, अगर मैंने उनका नाम भी बोल दिया तो मतलब सब लोग जान जाएंगे, तो बट वो मैं नाम नहीं बोल सकती। आपको पता है वो मुझसे क्या बोलते हैं कि यू आर माई बडी, आपके सामने आओ, बोलो, फ्री हो जाओ, और बिल्कुल सही है। और मेरे को ना मेरे घर में कोई नहीं डांट सकता, मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं डांट सकता। आप ही हो जो मुझे डांट भी लगा देते हो कि आप यहाँ पे गलती करो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। सो मैंने ना आपको लाइफ लॉन्ग अपना एक साइकोलॉजिकल फ्रेंड चुन लिया है, और अब आपको मेरी इसी तरीके से टेक केयर करनी है। एंड वो जब मेरे पास आए थे तो उनको मेजर कंप्लेंट थी, उनको नींद नहीं आती थी, हर समय ओवरवेलमिंग फील करना, इतना ज्यादा उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग, क्योंकि इतना बड़ा अगर आपको बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, इतने लोगों से डील करना है, आपके कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, अभी छोटा मोटा काम तो नहीं है ना, तो स्ट्रेस तो लेकर आएगा ही, कहीं ना कुछ तो चलता ही रहेगा। और वो कहते हैं आपसे बात हो जाती है, वो हर 15 दिन में मुझसे कनेक्ट होते हैं। वो कहते हैं आपसे बात हो जाती है, 15 दिन का जो भी मैं इकट्ठा करता हूँ आपके सामने खाली किया, और बस फिर मैं फ्री हो गया, बिल्कुल इस तरीके से कि अब मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल बहुत अच्छे से मेंटेन है। ऐसे भी लोग हैं जो इतने अवेयर है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको फैमिली मेंबर जबरदस्ती ले आए और वो बोलने लगे मैं पागल नहीं हूं, मुझे जरूरत नहीं है, ये जो लाए हैं इनका इलाज करो। ऐसे भी लोग हैं। तो ये थोड़ा सा तो हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा कि ये हमारी जिंदगी का सवाल है, लाइफ बहुत प्रीशियस है, और प्रीशियस लाइफ को प्रीशियस वे में ही अपने आप को अच्छे तरीके से पैम्पर कर ही जीने में जिंदगी का मजा है। मैम, I'll not like take much time of yours. जाते हुए I want you to tell our listeners and viewers कि एक तो घर वाले कैसे सपोर्ट करें एक मेल मेंबर को अगर उनको लग रहा है कि कुछ सही नहीं चल रहा है यहाँ पे मेंटली, कैसे सपोर्ट करें। और दूसरा, इंटरनेट पे क्या कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे एक बंदा सेल्फ डायग्नोसिस, अगर मतलब ये सही चीज़ है करनी, करे और थेरेपी ले या हेल्प ले कि वो एक नॉर्मल लाइफ, एक बेटर लाइफ जी सके। देखिए सबसे पहले फैमिली सपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फैमिली में ही रहना है। अगर हम अनमैरिड हैं तो भी हम फैमिली में ही हैं, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। मैरिड हैं तो भी हमारे वाइफ, बच्चे और रिलेटिव्स हैं। तो फैमिली का सपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फैमिली वाले ये समझें कि आज कोई दूसरा पर्सन सफर कर रहा है, उसकी जगह कल को आप भी हो सकते हैं, तो एम्पैथाइज करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से निभानी है। किसी को ब्लेम शेम नहीं करना है, वीक नहीं बताना है, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर इंसान ने अपने लेवल की फाइट की होती है। लेकिन जब वो फाइट कर कर थक जाता है, तभी उसके बिहेवियर में कुछ रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है, तभी उसकी जो हैबिट्स हैं वो चेंज होनी शुरू होती हैं, और उसकी इनएबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन आपके सामने रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होती है। तो पहले से ये मान के चले कि उसने अपना बेस्ट दे दिया है, अब उसके कंट्रोल से, उसके हाथ से बात निकल चुकी है, अब आपको कमांड अपने हाथ में लेनी है। तो बहुत प्यार से एक्सेप्ट करते हुए, इसे नॉर्मलाइज करते हुए, और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बाकी लोगों का कहने से क्या होता है। और जिस तरीके से हम शरीर में कहीं चोटें लग जाती हैं या इवन कैंसर भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसको भी तो हम ओपन अप करते हैं ना, पता चल ही जाता है लोगों को, उसमें हम कोई शेम नहीं महसूस करते हैं। तो ये फैमिली के लेवल पर सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि जिसकी फैमिली साथ में खड़ी होती है और आप खुद ही उसको एक्सप्रेस करते हो, तो वहां दुनिया को मतलब कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। अब इतने सेलिब्रिटीज हैं, अब आप बताइए विराट कोहली को कोई कमजोर मानता होगा? उसकी तारीफ होती है कि उसने अपने डिप्रेसिव फेस के बारे में खुलकर ओपनली बात की, कि देखो कितने और लोगों को भी ना हिम्मत दे दी है, और अच्छा ऐसे फेस से निकलकर कोई इतना अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। तो तारीफ ही तो हो रही है ना, क्योंकि आपने अपना करेजियस सेल्फ, अपना बोल्ड सेल्फ सामने रखा, आपने सबके मुंह बंद कर दिए। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सामने वाले को खुद हिम्मत नहीं आ रही होती, क्योंकि वो एक वल्नरेबल स्टेट में है, तो फैमिली हिम्मत दे और उसे नॉर्मलाइज कर दे, और उसकी बात खूब सुने, रिपीटेड भी बोले वो तो भी सुने, इरिटेट होने की बजाय एम्पथाइज करते हुए। आप ये माने कि आप एक थेरेपिस्ट है, एक नर्स है, अगर कोई पेशेंट किसी नर्स से या किसी भी और केयर टेकर से इस तरीके की उल्टी सीधी इरिटेटेड बात भी करता है, तो क्या वो भी उस पर चिल्लाने लगे? फिर तो बीमार और उसमें फर्क ही क्या रह जाएगा? तो अगर सामने वाला पर्सन, कुछ आपको लग रहा है कि ये उसके इमोशनल टैंट्रम्स है,
जिसको वो जानबूझ के नहीं कर रहा, हो रहे हैं उससे बाय डिफॉल्ट, उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। तो उसको थोड़ा सा बियर करें और अपने आप को एक थेरेपिस्ट के रोल में देखें, कंफर्ट दें उसे, एंड उसको टाइमली हेल्प करें। और फिर जो थेरेपीज में सजेस्ट किया जाता है, तो उसको बहुत प्यार से, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, क्लाइंट सपोर्ट नहीं करता कई बार, तो उसे रिपीटेडली बार बार रिमाइंडर, पोलाइट रिमाइंडर्स देने होते हैं फैमिली की तरफ से। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये नहीं तेरी थेरेपी में इतने पैसे लग रहे हैं, हम वहां 4 बार जा चुके हैं, अभी तक तूने कुछ नहीं किया, उसका मोराल ना तोड़ें। ये समझे कि कई बार उसको बेसिक चीजें फॉलो करना भी एक स्ट्रगल है, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। तो ये तो फैमिली वालों का रोल होना चाहिए कि पैसों का रोना या समाज का रोना प्लीज बिल्कुल ना रोए, क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से बहुत रो रहा है। आपने उसके सामने ये रोना रोया, तो वो और ज्यादा रोने लग जाएगा इंसान। अब बात आती है कि सेल्फ डायग्नोसिस की। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हमारे पास गूगल से सेल्फ डायग्नोसिस बनाकर इतने लोग अपने आप को मल्टीपल लेबल्स लगा कर आते हैं। क्योंकि गूगल पे अगर आप सिम्टम्स चेक करेंगे किसी भी चीज के, आप और मैं भी जाएंगे ना, तो दो चार चीजें तो हम भी लगने लग जाएंगे अपने अंदर, बट वो होता नहीं है। तो इससे ना लोगों के अंदर हेल्थ एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो सारे के सारे लोग ना उस हेल्थ एंग्जाइटी से, हाइपोक्रोंडियास को कहते हैं, जिसमें कि एक इंसान को ना कुछ बीमारी हो जाने का एक डर भी डेवलप हो जाता है, तो ये का भी पासा पड़ जाता है। और कई बार जब आपने अपना माइंड बना लिया कि मुझे ये डिसऑर्डर है, फिर आपको थेरेपिस्ट थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश भी करेगा, तो कई बार आपको ये भ्रम हो जाता है कि ये मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, मुझे तो यही प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे अनरिलायबल सोर्स से भी बहुत सारे टेस्ट ऐसे अपलोड किए जाते हैं जो कि सारे ऑथेंटिक नहीं होते हैं। तो गूगल पे ये फाइंड आउट करना कि कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि आप वो नहीं, आप बेसिक सिम्टम्स अपने आप में देखिए, कि अगर आपकी नींद लगातार डिस्टर्ब हो रही है, आपको वीक में कम से कम 3 से 4 बार ऐसा हो रहा है कि आप करवटें बदल रहे हैं, मिडनाइट अवेकनिंग हो रही है, या बहुत ही ज्यादा ड्रीम स्टेट में आप रह रहे हैं, तो ये एक सिम्टम है कि आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल, मेंटल हेल्थ आ गई है। या आपका लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है, या ऑल ऑफ ए सडन आपकी एपिटाइट बहुत इंक्रीज हो गई है, तो ये एक चेंज है जिसमें, या आपको ना बहुत इम्पल्सिव होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपका मूड स्विंग होने लग गया है, और आपसे ना डिस्ट्रेस टॉलरेंस जो कैपेसिटी थी आपकी वो बिल्कुल जा रही है, आप छोटी छोटी बातों पर ना अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, आप प्रोकास्टिनेट करने लगे हैं, कुछ एक्टिविटीज को आप ना बिल्कुल ऐसे कह के कि नहीं मुझे नहीं करना है, थोड़ा आइसोलेशन सीख कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें, या आपका दिमाग ना ऑटोमेटिकली नेगेटिव मीनिंग निकाल रहा है, आप बहुत डाउटफुल होते जा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में ना लोग कह रहे हैं क्या हो गया भाई, क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मतलब वो छोटी छोटी बातों पे आपको नोटिस करके पिन पॉइंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीके के कुछ साइंस होते हैं कि आपको कंसंट्रेट करने में डिफिकल्टी आ रही है। तो ये साइंस आप देखिए कि अगर आपके साथ ये 10-12 दिन तक लगातार हो रहे हैं, टू टू वीक्स तक स्ट्रेच हो रहे हैं, तो आपको खुद ही समझ जाना है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ चेंज आया है। मुझे नहीं पता ये एंग्जाइटी है, ये डिप्रेशन है, या ये क्या और है, बट यहाँ अब मुझे बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तो जब आप इन साइंस को पकड़ते हैं कि मेरे हेल्थ में कुछ मेरे को सफरिंग हो रही है, मेरे करियर में सफरिंग हो रही है, मेरे रिलेशनशिप में सफरिंग हो रही है, मेरी जो लाइफ के मेजर पिलर्स हैं वो सारे हिल रहे हैं, तो इन इनिशियल सिम्टम्स को पकड़कर ही आप किसी से बात कीजिए। आपकी मेडिसिन भी कभी स्टार्ट नहीं होगी, और इनिशियल स्टेज पे किसी भी चीज को रिवर्स करना बहुत आसान होता है। आपका कम सेशंस में सब भला हो जाएगा, और आप उस सिचुएशन से बाहर भी आ जाएंगे, प्लस आपको थेरेपिस्ट सिखा भी देगा कि आपको आगे अपना टेक केयर कैसे करना है। तो जरूरी नहीं है कि आप उस नौबत तक पहले अपने आप को स्ट्रेच करें, डिनायल में रह के, निग्लेक्ट करके इन सब चीजों को, कि आपका कोई डायग्नोसिस बने ही बने। और सेल्फ डायग्नोसिस तो कभी ना बनाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। बहुत जल्दी से एक कोट करती हूँ, एक सज्जन आए मेरे पास और बोलने लगे मेरी वाइफ को ना ओसीडी है, और मुझे तो लगता है डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा है, मैंने इंटरनेट पे देखा था मैडम, और उसके सारे सिम्टम मैच करे थे। उस लेडी को कोई ओसीडी नहीं थी, वो एक बेसिक हाइजीन अच्छे से मेंटेन करती थी, और उनके हस्बैंड बहुत गंदे थे। वो जूते हाथ में ले रहे हैं, अगर कोई बराबर में भी खाना खा रहा है ना, तो जूते ऐसे करके झाड़ रहे हैं। अब एक बात बताइए, ये तो सभी के लिए ऑब्जेक्शनेबल होगा। अब इसमें क्या कोई क्लीनिंग उसी थोड़ी ना होगी, है ना। या वो जा रहे हैं बर्तन वाली सिंक में जाकर थूक रहे हैं। उनकी वाइफ अगर इस बात को कह रही है, तो वो कह रहे हैं क्या हुआ, सिंक सिंक तो सिंक है, जो है ना, क्या कहते हैं, कहीं भी थूक सकते हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई है। तो आप अपनी पुअर हाइजीन नहीं देख रहे हो, आप वाइफ को ओसीडी डायग्नोज कर रहे हो, क्योंकि वो आपसे इस बात को लिए कह रही है कि ये गंदापना कर रहे हो तुम, साफ सफाई रखो। तो आपने उसकी साफ सफाई से चिढ़कर अपने अंदर नहीं झांका, और आपने इंटरनेट पे देखा कि अगर पत्नी बार बार साफ सफाई के लिए कह रही है तो ये कौन सी बीमारी है, तो उसमें निकल कर आया क्लीनिंग ओसीडी है।
अगर आपको बार बार साफ सफाई कर रहा है, कोई पर्सन आपको टोक रहा है बार बार साफ सफाई के लिए, क्योंकि गूगल को नहीं पता आप किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सर्च कर रहे हैं। आपने तो बस एक चीज सर्च करी और उसने उसका निकाल के दे दिया, तो आप कुछ भी सर्च करेंगे वो तो कुछ निकाल के देगा। तो ये बहुत हार्मफुल है। तो इसलिए मैं सेल्फ डायग्नोसिस गूगल के जरिए आई नेवर रिकमेंड। तो मैम, आपसे बात करके लाइक इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आई रियली होप कि जो भी ये सुनेगा, जो भी ये देखेगा, अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है वो हेल्प ले। और डॉक्टर कशिका जैन को अगर आप गूगल करेंगे, वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल पे बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। थोड़ा और इजी करने के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जाते जाते मैम, आई वांट टू थैंक यू। आप बहुत अवेयरनेस का काम कर रही हैं, आप लोगों को अवेयर कर रही हैं कि मेंटल हेल्थ अगर आपकी खराब है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। और जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर आपको मेंटली कोई इशू है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड टॉकिंग टू अस एंड स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सो मच चंदन। और आपके व्यूअर्स के लिए मेरे पास एक वो है कि मेरी एक ऐप है, फ्री ऐप है, वो डॉक्टर कशिका जैन ऐप, जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है। और वो आपको ऐप एंड्रॉयड फोन में भी मिलेगी, आईफोन में भी मिलेगी। उसको सिर्फ मेरा नाम टाइप करना है और उस पे एंजाइटी, डिप्रेशन की, ओसीडी की, सारे जो भी डिसऑर्डर्स कॉमनली है उनकी ना एक्सरसाइजेस फ्रीली अवेलेबल हैं। उसमें मेडिटेशन, अफर्मेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा पोजेस, बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जिसको वो लोग अगर डेली फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे आपने बताया भी यूट्यूब के जरिए मैं मदद कर रही हूँ, तो उसमें सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड विदाउट ये कंसर्न कि वो वीडियो का ड्यूरेशन कितना बढ़ा जाएगा, तो पूरे पूरे सॉल्यूशंस की वीडियोस में बनाती हूँ। वो एक वीडियो एक थेरेपी सेशन की तरह काम करती है। मोटिव यही है कि लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि सब लोग मुझ तक नहीं पहुंचेंगे या किसी भी थेरेपिस्ट तक नहीं पहुंचेंगे। कुछ लोग घर पर ही साइलेंटली अपनी हेल्प करना चाहते हैं, तो उन लोगों की हेल्प हो जाए और मेरी तरफ से एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस, मेरा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में हो जाए, इस मोटिव के साथ मैं वो बना रही हूँ। और यहाँ पर भी उस चीज को कोट करने का इंटेंट यही है कि जिन भी लोगों को हेल्प चाहिए और वो किसी भी वजह से नहीं आ सकते हैं, तो प्लीज आप हेल्प कीजिए, क्योंकि एक एक लाइफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो कि आपने इतना इंपॉर्टेंट इशू आज जो है ना उठाया और इस पर हमने बातचीत करी, और डेफिनेटली ये बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है। सो थैंक्स टू थैंक यू यू टू। मैम, एंड आई विल शेयर द लिंक ऑफ योर ऐप इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। आप मेरे साथ शेयर कर देना, ठीक है? थैंक यू मैम। This is the mother of podcasts. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.